नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। महाव्योम के शून्य मार्ग से चला मनुष्य अभियानी, चांद सितारों की दुनिया में धरती का विज्ञानी। अब कहाँ कल्पना, कहाँ स्वप्न, स्वर्गिक संसार कहाँ है। खोज रहा विज्ञान चतुर्दिश, किसका विस्तार कहाँ है। करे विश्व को स्वर्ग बना दे, तारे चांद उठाकर, और मनुष्य को निर्भय कर दे, पीड़ा रोग मिटाकर। मगर करेगा नहीं मनुष्य वह पागल और दीवाना, चला छोड़ संसार लगाता अपना मस्त तराना। अरे रात्रि काली काली नागिन सी अभी जगी है, अरे रात्रि काली काली नागिन सी अभी जगी है। तू चला लूटने चांद गगन का, घर में आग लगी है, घर में आग लगी है, घर में आग लगी है। लक्ष्मी निधि, झारखंड के गांधी, धरती के अनमोल रतन, उच्च कोटि के कवि और एक क्रांतिकारी साहित्यकार, जिनकी रचना मनुष्य के अंतरतम को झकझोर कर रख देती है। यह क्रांति दूत जब भी चला अकेला चला, और पीछे चल पड़ा विशाल जन समुदाय। एक ऐसा बरगद जिसकी छाया ने हजारों लाखों तपते जीवन को ठंडक प्रदान किया। एक ऐसा देव पुरुष जो जिस रास्ते निकला, उनके निशान उस रास्ते की पहचान बन गए। जिनकी हर सांस परहित के लिए है। आज ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुर्सियों पर नहीं, लोगों के दिलों पर राज किया है। और ये हैं हमारे बेताज बादशाह, जिसे आज हम सीतामढ़ी कहते हैं। वह बिहार का एक जिला है। इसके अंतर्गत ऊपरी अनुमंडल पड़ता है। उसी के अंतर्गत 1000 आबादी वाला गरीब पिछड़ी जाति का एक गांव है, सिंगयाही। यहीं इनका जन्म हुआ था। इनके पिता नेपाल के ठेकेदार थे। वे एक कर्मठ समाज सेवी भी थे। उन्होंने अपने गांव में सेवा के अनेक प्रकल्प चलाए। गांव में स्कूल की स्थापना की, पुस्तकालय की स्थापना की। उन्होंने पुपरी से सिंगयाही तक की पक्की सड़कें बनवाई। गांव में हनुमान जी का मंदिर बनवाया। पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए 1952 में उन्होंने पानी का नल लगवाया। अतिथि सत्कार इनके परिवार का मुख्य ध्येय था। इनकी मां मृदुभाषिणी और सुशील गृहिणी थी। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। छोटे से गांव का यह नन्हा सा बालक बचपन से ही ओजस्वी था। समाज सेवा इनके खून में था। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने गांव में इनकलाब का बिगुल फूंका। उन दिनों हिंदू मुसलमान फसाद जोरों पर था। भारत और पाकिस्तान बढ़ चुके थे। इस नन्हे बालक ने गुहार लगाई, हम हिंदू मुसलमान के नाम पर गांव-गांव में हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। गांव में बहुत हंगामा हुआ।
दरोगा ने इस नन्हे से बालक को खींच खींच कर थाने में पटक दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां के एसडीओ को वहां आना पड़ा। उन्होंने सारी बात सुनी। फिर उन्होंने इनके सर पर हाथ फेरा और ऊंची आवाज में बोले, आज हमें देश में ऐसे कर्मठ क्रांतिकारी की जरूरत है। यह कहकर उन्होंने उनके हाथ में 10 रुपए का नोट दिया। यही इनके जीवन की पहली ईंट साबित हुई। इनकी प्राथमिक शिक्षा 1938 से 1939 तक बलदेव स्कूल में हुई। 1940 से 1947 तक ये मारवाड़ी मिडिल स्कूल उपरी में पढ़े और इनके हाई स्कूल की शिक्षा 1948 से 1952 तक LMHE हाई स्कूल उपरी से पूरी हुई। ग्रेजुएशन CM कॉलेज दरभंगा से किया। ग्रेजुएशन के बाद इनका विवाह मकरंदपुर के जमींदार शिवनंदन ठाकुर की सुपुत्री बासंती ठाकुर से हुआ। मां सरस्वती का हाथ इनकर सर पर सदा रहा। ग्रेजुएशन के दौरान इनकी लेखनी इतनी प्रखर हो उठी, इनकी रचना और इनकी कविताओं के माध्यम से इनके कलम की तेज धार ने प्रशासन तक को हिला दिया। उनके कविता पाठ की ओजस्वपूर्ण शैली की झंकार दूर दूर तक फैल गई। इनकी रचनाओं ने इन्हें बड़े बड़े कवि और साहित्यकारों की पंक्तियों में लाकर खड़ा कर दिया। CM कॉलेज के सरकारीकरण और छात्रों के मांग को लेकर विराट छात्र आंदोलन किया गया। इसकी अगुवाई इन्होंने की। इसी सिलसिले में दरभंगा में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे लहरिया सराय जेल में 3 महीने रहे। लोकनाथ जयप्रकाश ने कॉलेज और प्रबंधक एवं सरकार के बीच मध्यस्थता कर उस छात्र आंदोलन को समाप्त करवाया। BN कॉलेज में विद्यार्थी आंदोलन में पटना के दीनानाथ पांडे की पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो गई। इस कांड को लेकर बिहार भर में विशाल आंदोलन हुआ, जिसकी अगुवाई इन्होंने की और इन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया। इनकी मजबूत स्थिति को भांपते हुए इन्हें बेल पर छोड़ने की अपील की गई, पर इन्होंने गरजते हुए कहा, क्रांतिकारी मकसद से जेल में आते हैं और मकसद पूरा होने पर ही बाहर आते हैं। यह कहकर उन्होंने बॉन्ड पेपर फाड़कर फेंक दिया। जितने दिन यह जेल में रहे, कैदियों की बिगड़ती हालत देखकर रो पड़े। जेल की गंदगी, रद्दी खान पान के खिलाफ इन्होंने जेल में भी आंदोलन छेड़ दिया। इसमें कैदी और विद्यार्थियों ने इनका भरपूर सहयोग किया। इनसे भयभीत होकर जेलर ने इन्हें अलग सेल में रखा, पर इनकी क्रांति में कोई कमी नहीं आई। हार कर इन्हें जमानत पर रिहा किया गया और इन पर से सारे केस हटा लिए गए। इनके अंदर की आग को देखकर इनके पिता ने इन्हें आगे की पढ़ाई की अनुमति दे दी। अपनी पत्नी को अपने परिवार के पास छोड़कर वे अपने आगे की पढ़ाई के लिए मुजफ्फरपुर आ गए। उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज से इकोनॉमिक्स में MA किया और नेपाल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर आसीन हुए। इनके कलम की आग प्रोफेसर के पद से संतुष्ट नहीं थी। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर इन्होंने अपने पद का परित्याग कर दिया और वकालत करने की ठानी। 1955 में इनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनके कविता के हर शब्द इनके सुख और दुख के दर्पण रहे हैं। इनकी कविता आज बसंती के बगिया में एक सुमन मुस्काया बहुत ही चर्चित हुई। इस नन्हे फरिश्ते का नाम सुंदन रखा गया, जो आज विनोद निधि के नाम से जाने जाते हैं। 1959 में इन्हें दूसरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम नंदन रखा गया, जो आज अंजनी निधि के नाम से जाने जाते हैं। वकालत की पढ़ाई पूरी कर 1962 अगस्त से इन्होंने अपनी प्रैक्टिस सिविल और क्रिमिनल लॉयर के रूप में शुरू की।
जब वकालत में इन्होंने पहली बार 100 रुपए की कमाई की तो वे रात भर सो नहीं पाए। नेपाल में प्रोफेसर के पद को छोड़कर आने के बाद इनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। कई कई दिनों तक इन्हें भूखे रहना पड़ता। सड़क के किनारे नल से पानी पी पी कर इन्होंने कई दिन बिताए। दिल में जलती हुई कुछ कर गुजरने की आग पेट की आग पर भारी पड़ती रही। अपने सपने को, अपने वकालत की पहली कमाई को कहां रखूं, इस कश्मकश में सारी रात गुजर गई। वकालत के पेशे में ये तूफान के नाम से जाने जाने लगे। इनकी प्रतिभा देखकर इन्हें टाटा स्टील, टिस्को टाटा मोटर्स, टेल्को, नोटिफाइड एरिया कमेटी तथा अन्य औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने कॉरपोरेट लीगल एडवाइजर के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्हें विद्या वारिधि के उपाधि से विभूषित किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली। दरभंगा में बिहार राज्य सर्वोदय सम्मेलन किया गया और वहां इन्होंने 1 लाख विद्यार्थियों के भीड़ को संबोधित किया, जिनके मुख्यमंत्री जयप्रकाश नारायण हुए। इसी दौरान इनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। अब ये अपने परिवार से दूर नहीं रह पा रहे थे। इस क्रांतिकारी के अग्निपथ पर इनका कोई आशियाना नहीं था। अब इन्हें उनकी तलब महसूस होने लगी। 1965 में अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर ये जमशेदपुर आ गए। अब सामाजिक दायित्व के साथ साथ पारिवारिक दायित्व का बोझ भी इन पर बढ़ गया, पर इनकी पत्नी के प्यार और साथ ने उन्हें और भी गतिशील कर दिया, क्योंकि वह उनके जीवन की सच्ची संगनी थी। सामाजिक क्षेत्रों में इन्होंने कर्मठता से काम शुरू किया। राजस्थान और गुजरात के राज्यपाल की अध्यक्षता में 1964 में सिंहभूम जिला जंक्शन की स्थापना जमशेदपुर में की गई। इनके प्रथम संपादक अध्यक्ष मिस्टर लक्ष्मी निधि सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। इनकी अध्यक्षता में विशाल बिहार जंक्शन सम्मेलन किया गया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भाग लिया। जनकपुर धाम में इन्होंने वहां के युवा संतों को संगठित किया और श्री रामानंद वैष्णव संघ की स्थापना की। भारत नेपाल तनाव के दौरान नेपाल में हिंदी पर बिल्कुल प्रतिबंध था। तब इन्होंने इंडो नेपाल फ्रेंडशिप सिंडिकेट की स्थापना की और इसके जरिए आध्यात्मिक और धार्मिक सेवा के कार्य को प्रारंभ किया। इसके अलावा 70 संस्थाओं के संस्थापक, अध्यक्ष एवं संरक्षक हुए। इन्होंने समाज के हर तबकों को जगाया। युवा संघ और छात्रों के सहयोग से भारत नेपाल मैत्री सेवकों का संगठन किया और तुलसी स्मारक निधि की स्थापना की। समाज के वृद्ध और असहायों के लिए नागरिक अधिकार चेतना अभियान चलाया। इस क्रांतिकारी की नजर जीवन के हर पहलू पर रही। सिटीजन अवेयरनेस फोरम और वरिष्ठ नागरिक परिषद की स्थापना भी इन्होंने की, जिसके तत्वाधान में वर्मा माइंस में लगभग 25 लाख के लागत का वरिष्ठ नागरिक भवन अर्थात ओल्ड एज होम तैयार किया गया। समाज में नैतिक उत्थान के लिए एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ का गठन किया, जिस पर पुलिस प्रशासक का भी भरपूर योगदान रहा और इनके संयोजक एसपी जायसवाल रहे। साथ ही ये लेबर इंस्टीट्यूट के लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। बीपीएम हाई स्कूल के पुनरुत्थान के लिए नई नई कमेटियां बनाई गई, जहां ये जनरल सेक्रेटरी के पद पर आरूढ़ हुए। इन्होंने सर्वोदय शिक्षा निकेतन की भी स्थापना की और वे सिंहभूम होम्योपैथिक कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट हुए। 1963 में चीनी हमले के बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ, गोल्ड कंट्रोल एक्ट। इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा। यह आंदोलन इनकी अध्यक्षता में छेड़ा गया, जो काफी लंबा चला
इस एक्ट से परेशान हो कई शिल्पकारों ने तेजाब पीकर जान दे दी। काफी लंबी लड़ाई के बाद इन्हें जीत हासिल हुई। इन्होंने अस्थायी मजदूरों को गठित कर उनके अस्थायी नौकरी के लिए आंदोलन चलाया और टाटा टेम्पोररी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बने। सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया। उनके अध्यक्ष के विद्यार्थी हुए और सचिव का पद मिस्टर लक्ष्मी निधि को सौंपा गया। इस संस्था के तत्वाधान में विशाल तुलसी भवन का निर्माण किया गया, जो अपने आप में एक अनूठा साहित्य संस्थान है। हिंदी भाषा को प्राथमिकता दिलाने के लिए इन्होंने सिंहभूम जिला राष्ट्रभाषा परिषद का गठन किया। इनकी अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने की। राजस्थान में भी इन्होंने जांगीर धर्मशाला का निर्माण करवाया। इस निडर क्रांतिकारी ने टिस्को के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर ईरानी के ऊपर बिहार विरोधी आंदोलन चलाने वालों के खिलाफ खुली चुनौती दी और उन्हें इंसाफ दिलवाया। टेल्को के प्लाइंट प्रमुख एसबी बोरबंकर के बंगले पर हुए हमले के खिलाफ भी इन्होंने भरपूर आवाज उठाई और डटकर उनसे मुकाबला किया। टाटा कंपनी के जमीन पर अतिक्रमण के मामले को शीघ्र निपटाने के लिए अपने कोर्ट रूम की मांग की और शहर में बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के लिए सदा संघर्षरत रहे। इनकी सेवाओं को उंगलियों पे गिन पाना तो बिल्कुल असंभव है। इनका पूरा जीवन अग्निपथ रहा। जहां से भी यह क्रांतिकारी गुजरा, उस जगह को रोशन करता गया। इसी दौरान 1971 में एक नन्ही सी ममता का जन्म हुआ और 1975 में एक और नन्ही सी परी इस परिवार से जुड़ गई। इन्होंने अपने हर बच्चे को अपने बाग का अनमोल रत्न समझा। सबों को अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया और उनके अंदर की कला को भी भरपूर निखारा। ऐसा नहीं था कि अपने अग्निपथ पर चलते हुए इनके पांव नहीं झूलते, इन्हें कांटा नहीं चुभा, इनके पांव लहूलुहान नहीं हुए। प्रकृति की तो ये प्रवृत्ति है, वह दोनों हाथों से लुटाती है और फिर क्षण भर में सब कुछ छीन लेती है। अपने जीवन के बहुत दुर्गम राह पर चला यह पथिक, हर संकट के सामने चट्टान की तरह टकराने वाला यह पथिक, हवा की हर चुभन को बर्दाश्त कर मुस्कुराता यह पथिक प्रकृति के इस प्रहार से टूट सा गया। 1978 6 अप्रैल को इनकी हम साथी, इनकी जीवन संगनी, इनकी पत्नी वासंती निधि का निधन हो गया। सबों के हक के लिए लड़ता यह पथिक आज बिखर सा गया था। चारों दिशाएं हाहाकार कर उठी थी। हर तरफ से संवेदनाओं की बाढ़ सी आ गई थी। सबों के स्नेह भरे तिनके ने इन्हें संभालने की बहुत कोशिश की और ये अपने 5 बच्चों को सीने से लगा पिता के दायित्व से ऊपर उठ मां बनने की भरपूर कोशिश में लगे रहे। इनके लिए न दिन था न रात। जीवन की तपिश जिसे पिघला न सके, वही सच्चा क्रांतिकारी है। अपने जीवन पथ पर चलते चलते इनकी नजर कुष्ठ रोगियों पर पड़ी। इनके कोर्ट में आए कुछ कुष्ठ रोगियों की कहानी ने इन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया, जिनको उनके परिवार ने बहिष्कृत कर दिया था, समाज ने बहिष्कृत कर दिया था और भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। अंधविश्वास के कारण कुष्ठ रोग दैवीय अभिशाप और पूर्व जन्म का पाप समझा गया। इसके कारण इस रोग से पीड़ित व्यक्ति समाज और परिवार से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। ऐसे ही बहिष्कृत और घृणित कुष्ठ पीड़ितों के बीच लक्ष्मी निधि जी ने नए जीवन का संचार किया, जिसने जीवन की हर सांस समाज सेवा में समर्पित कर दी हो। समाज सेवा ही जिनकी पूजा हो, वह कर्मठ क्रांतिकारी दूत कुष्ठ रोगियों का मसीहा बन गया। उन्होंने झोपड़ियों, गलियों, नालों से उठा कर कुष्ठ रोगियों को इकट्ठा किया, उन्हें संजोया और उनका इलाज करवाया। उन्हें जीवन यापन की सामग्री मुहैया कराई गई। समाज में जागृति फैलाई गई कि यह रोग भी दूसरे रोगों की तरह एक रोग है, जिसके फलस्वरूप कल तक जो बच्चे हाथ में कटोरा लेकर
नंगे पांव देह पर चिथड़ा लपेटे अपने पेट की आग शांत करने के लिए दर बदर भीख मांग रहे थे। आज वही बच्चे तरह तरह की नौकरियों में हैं, व्यवसाय में हैं। अपने नए जीवन के साथ समाज के मूल धारा से वे जुड़ गए हैं। आज इनके बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। कोई मेडिकल कर रहा है तो कोई क्रिकेट के लिए अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कुष्ठ रोगियों के लिए आवास, स्कूल, सामुदायिक भवन, हॉस्पिटल, मंदिर आदि सबों का निर्माण किया गया। कल की झुग्गी झोपड़ियां पीड़ितों का आदर्श और आकर्षक आश्रम बन गए हैं और इनकी सराहना देश के बड़े बड़े लोगों ने की। WHO के पूर्व डायरेक्टर सी वैल्यूट ने, पूर्व सर्वोदय नेता आचार्य राममूर्ति जी ने, पूर्व सर्वोदय नेत्री निर्मला देश पांडे, बरगा आश्रम के डॉक्टर तारे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मारंडी, पूर्व राजस्व मंत्री श्री दुलाल भुइयां, मदर टेरेसा, टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन एवं पूर्व प्रबंधक निर्देशक रूसी मोदी जी ने, पूर्व प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर जे ईरानी जी ने, पूर्व प्रबंधक निर्देशक HA निरुकर एवं अन्य बड़े बड़े अधिकारियों ने, सामाजिक संस्थान के पदाधिकारियों ने तथा बिहार तथा झारखंड के इन सेवा के क्षेत्रों में श्री लक्ष्मी निधि की काफी सराहना की और इन्हें झारखंड के गांधी के रूप में सम्मानित किया गया। यूं तो लक्ष्मी निधि के सेवा विस्तार का कोई अंत नहीं। वह बंगाल हो या बिहार या राजस्थान हो, हर जगह इन्होंने समाज सेवा का दीप जलाया। इस महान समाज सेवी का कार्य कुष्ठ सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय है। इन्होंने गांधी आश्रम, कस्तूरबा आश्रम, सर्वोदय आश्रम, प्रेम आश्रम, राजेंद्र आश्रम, पटेल आश्रम, विनोबा आश्रम, बिरसा आश्रम, हिंद आश्रम, श्री राम आश्रम आदि अनेक आश्रमों की स्थापना की। समाज सेवा और परिवार दोनों को संभालते संभालते अब इन्हें एक जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगी। 1980 में इन्होंने राजस्थान अलवर निवासी देवदत्त शर्मा जी की पुत्री ज्योत्सना से पुनर्विवाह किया। ज्योत्सना एक उत्कृष्ट कलाकारा हैं। नृत्य कला, पेंटिंग में इन्होंने महारत हासिल किया है। अपने संवेदनशील हृदय से इन्होंने इनके परिवार को अपने आंचल में समेट लिया और एक सच्ची जीवन संगनी की तरह हर कदम पर उनका साथ दिया, उनकी ताकत बनी रही। 1981 में इन्होंने अपनी पुत्री मंजू का विवाह कलकत्ता निवासी बंसीलाल भारद्वाज जी के सुपुत्र अजय भारद्वाज के साथ संपन्न किया। 1983 में अपने पुत्र अंजनी निधि का अंतरजातीय विवाह इन्होंने PK चक्रवर्ती जी की सुपुत्री बनरसी चक्रवर्ती जी से किया। 1986 में अपने पुत्र विनोद का विवाह पटना निवासी महादेव शर्मा जी की सुपुत्री अनीता जी से किया। 1991 में अपनी पुत्री ममता का विवाह दिल्ली निवासी KN शर्मा जी के सुपुत्र अनूप शर्मा जी से किया। फिर 1998 में अपनी छोटी पुत्री का विवाह दिल्ली निवासी हरिदत्त शर्मा जी के पुत्र विवेक शर्मा जी से किया। इनकी हस्ती हमेशा से एक लेखक, एक पत्रकार और संपादक की तथा कवि की रही है। बंगला पेपर दृष्टि दीप के ये संरक्षक रहे हैं। मासिक पेपर आंसू के संरक्षक, नेपाली पत्रिका धनुखा के संरक्षक तथा दर्जनों पत्रिकाओं के संचालक और कानूनी सलाहकार रहे। इनकी प्रकाशित पुस्तकें वर्ग संघर्ष, हमारा कलंक, क्रांति दूत, अग्निपथ, वक्त की आवाज, नहीं चाहिए मधुशाला, मन की पीड़ा मन की मीरा आदि हैं। इनके हर पुस्तक में एक समाज सुधारक की छवि झलकती है। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं। भारतीय राजनीति के 4 अध्याय, एक चिंता एक चिंतन, एक नई राजनीति, स्मृति के भूले बिसरे चित्र, घर घर देखा एक ही लेखा, ऐसी हुकूमत को बदल डालो आदि। यह वक्त है
इनके कृतित्व की रोशनी से आलोकित होने का, समय समय पर इन्हें अनमोल उपाधियों से नवाजा गया। कभी विद्या वारिधि की उपाधि, डॉक्टर अंबेडकर फिलॉसफी आचार्य, नई सहस्त्राब्दी रत्न, विशिष्ट समाज सेवी, श्रेष्ठ समाज सेवक, दीन बंधु इत्यादि। पत्थर को पिघलाने की क्षमता रखने वाला यह क्रांति दूत मन कितना कोमल है, यह दर्शाती है इनकी सेवा। जीवन के अग्निपथ पर चलता यह अग्निपथी कई बार लहूलुहान हुआ, कई बार छोटे मोटे ऑपरेशन को इन्होंने झेला। वे 2.5 वर्ष अपने पांव के टूटने से बिस्तर पर पड़े रहे। 22 बार इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ। 2012 में इनका ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन हुआ। लाखों उठे हाथों की दुआओं ने इन्हें नया जीवन दिया। इनका पूरा जीवन चुनौतियों से भरा रहा। चुनौतियां भी इस फौलाद को उसके मकसद से हिला नहीं सकी, बल्कि उनकी आत्मविश्वास को और भी मजबूत कर दिया। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वे इस समय जमशेदपुर के जिला न्यायालय में दीवानी और फौजदारी के प्रख्यात वकील हैं। लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, वकालत मेरी जीविका है, साहित्य मेरी सांस्कृतिक साधना और सेवा मेरा धर्म। इसी त्रिवेणी के तट पर लक्ष्मी निधि जी का जीवन निर्मित हुआ है, जो समाज और देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह क्रांतिकारी दूत 81 वर्ष की उम्र में भी अपने अग्निपथ पर गाता हुआ बढ़ा जा रहा है। न मरने का गम है न जीने की ख्वाहिश, न मरने का गम है न जीने की ख्वाहिश, कफन सर में बांधे चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। आंधी तूफानों ने जिससे टकरा कर अपना रास्ता बदल दिया हो, आग की तपिश जिसे झुलसा न सकी, भावनाओं का सैलाब जिसे बहा न सका, कांटों की हर चुभन पर मुस्कुराता यह क्रांति दूत अपनी बाहें फैलाए सबों को अपनी छाया प्रदान कर रहा है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए अनमोल यह रत्न लक्ष्मी निधि आयुष्मान भव। सत सत नमन है आपको, सत सत नमन है आपको।